दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप गज़ा जंगबंदी का जश्न मनाने के लिए इतवार को इसराइल पहुंचेंगे। और फिर एक और चीज़ जो सामने आई है वो है कि हमास से जंगबंदी के कुछ ही देर के बाद इसराइल का लेबनान पर फ़ज़ाई हमला हुआ है। ये पूरा जो मामलात हैं इस पर आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। गजा जंगबंदी मुआहदा नाफिजुल अमल होने के बाद फ़लस्तीनियों ने बचा खुचा सामान उठाकर अपने तबाहाल घरों का रुख कर लिया। मरकजी गजा में वाक़े नसीरात कैंप में आर्जी रिहाइश इख्तियार करने वाले ख़ानदान भी शुमाली गजा की जानिब रवाना हो रहे हैं, लेकिन वो अब भी यत्सारियम कॉरिडोर के इलाकों में दाखिल होने के मुंतज़िर हैं। बेघर ख़ानदान अपने इलाकों में वापस जाने के लिए उस वक्त तक इंतजार करेंगे जब तक आखिरी इसराइली टैंक इलाके से निकल न जाए। आज सुबह से इसराइली ड्रोन्स, लड़ाका तैयारों और जंगी बहरी जहाज़ों की सरगर्मियां मामूल से ज्यादा दिखाई दी, जिसके बाद वापस जाने वाले खानदानों पर मुतादिद हमलों की इत्तलात भी सामने आई है। गजा में जंग बंदी तो हो गई है, मगर इसराइल मशरिक़ वस्ता के दीगर मुल्कों पर हमलों से बाज न आया। जंग बंदी के कुछ ही देर बाद इसराइल ने लेबनान पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने हिज़्बुल्लाह के मुबैना इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। हमले में एक शख्स हलाक और कई जख्मी हो गए। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन ने इसराइल की जानिब से रात के वक्त सिविलियन तंसीबात पर हमलों की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर जनूबी लेबनान बिला जवाज इसराइली जाहिलियत का निशाना बना है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता में खुद को अमन का मेमार साबित करने के लिए मैदान में आ गए हैं। सदर ट्रंप इतवार को इसराइल पहुंचेंगे, जहां वो गजा अमन मंसूबे की कामयाबी पर जश्न मनाएंगे और मुमकिना तौर पर इसराइली यरगमानियों को रिहाई पर खुशामदीद कहेंगे। जिसके बाद अमरीकी सदर मिस्र जाएंगे, जहाँ वो गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब में शिरकत भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं नाजरीन और अब बात करते हैं अमरीकी रियासत टेनेसी के असलहा साज प्लांट में एक खौफनाक धमाका हुआ है। 19 अफराद इसमें हलाक हो चुके हैं अब तक, और धमाके के बाद प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों में आग भड़क उठी, जिसके बायस जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई थी। और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनी गई थी, जबकि मुसलसल होने वाले जो सानवी धमाके थे उन्होंने रेस्क्यू टीमों को प्लांट के अंदर दाखिल होने से काफ़ी देर तक रोके रखा था। और फायर ब्रिगेड्स और एमरजेंसी जो टीमें हैं आग पर उन्होंने काबू पाने में बड़ा वक्त लगाया। फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए काफ़ी उन्होंने वक्त लगाया। इलाका जो था उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था, शहरियों को वहाँ से दूर रहने की हिदायत की गई थी। और बेसिकली ये जो धमाका था ये मकामी वक्त के मुताबिक सुबह को 8 बजे के करीब जो एक एक्यूरेट एनर्जेटिक सिस्टम्स नामी ये एक प्लांट है उसमें पेश आया था, जो कि फ़ौजी, फ़ज़ाई और तिजारती मकासद के लिए बारूदी मवाद तैयार करता है। और ये वाक़या उस वक्त पेश आया था कि जब प्लांट में शिफ्ट की तब्दीली हो रही थी, तो इसीलिए जो फैक्ट्री में काम करने वालों की जो दुरुस्त तादाद है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि उस वक्त कितने लोग उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि जो शिफ्ट थी वो तब्दील हो रही थी, कुछ लोग आ रहे थे और कुछ लोग जा रहे थे। लेकिन अभी तक 19 अफराद के हलाक होने की खबर जो है वो सामने आ गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम तो कल न मिल सका। हमने आपको अपने प्रोग्राम में बताया था कि उनका दिल टूट गया, और अब वाइट हाउस का भी रद्द अमल इस पूरे मामले पर सामने आ गया है। और तर्जुमान वाइट हाउस जो हैं स्टीवन चुएंग, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि नोबेल कमेटी ने ये बात साबित कर दी है कि वो सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं। और स्टीवन ने ये कहा कि सदर ट्रंप जो हैं वो अमन माहदे करते रहेंगे। अमन के माहदे उन्होंने कई किए हैं, जंगें ख़त्म की हैं, वो जंगें ख़त्म करते रहेंगे, जानें बचाते रहेंगे, और उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें ये इनाम मिला या नहीं मिला, लेकिन वो अपना काम जारी रखेंगे। तो ये एक बयान जो है वो उनकी तरफ से आ गया है। अब इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बयान आया, और ये बयान जो है ये बिल्कुल एक मरतबा फिर उन्होंने चीन पर वार किया है। चीन पर इजाफी दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, उस पर उन्होंने ऐलान किया कि चीन पर 100% एक नया टैरिफ आयद किया जाएगा। और ट्रंप ने यह लिखा कि अमेरिका नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद कर देगा, और अमरीकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दाम किए जाएंगे। अच्छा, अगर हम चीनी मसनूआत की बात करें तो चीनी मसनूआत पर पहले ही अमेरिका की जानिब से 30% टैरिफ आयद है। अब नए दरामदी टैक्स के ऐलान के बाद जो आलमी मार्केटें हैं उनमें जो है वो इस चीज़ का काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन हुआ। आलमी जो स्टॉक मार्केट्स थी वो गिर गई। और इसके अलावा अमरीकी सदर ने एक और इशारा वो भी दिया कि मुमकिना तौर
तौर पर चीनी सदर शी जिनपिंग से उनका जो है वो एपेक के इजलास में मुलाकात होनी थी, अब उन्होंने कहा है कि वो मुमकिन तौर पर उस इजलास में उनसे नहीं मिलेंगे। ये इस महीने इजलास जो है वो जनूबी कोरिया में होना था। आगे बढ़ते हैं जी, और आपको लेकर चलते हैं इटली की तरफ, जहां पर इटली की जो हुक्मरान जमात है ब्रदर्स ऑफ इटली, उसने मुल्क भर में अवामी मकामात पर मुस्लिम ख़वातीन के बुर्क़े और नकाब के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने के लिए एक नया बिल पेश करने का ऐलान किया है। और हुक्मरान जमात का कहना ये है कि ये इक़दाम मुबैना जो इस्लामी अलहदगी पसंदी है उसके ख़िलाफ़ है, जो इस्लामिक एक सेपरेटिज़म उनके माशरे में वो कहते हैं कि फैल रहा है, और जबकि जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि आप मजहबी आज़ादी पर हमला कर रहे हैं। अब ये ज़ाहिर है दोनों रायें सामने आती हैं। पार्टी के जो रुकन पार्लियामेंट हैं, एक पार्टी के आंद्रिया डेल मास्ट्रो, उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि मजहबी आज़ादी बड़ी ठीक चीज़ है, मुक़द्दस चीज़ है, लेकिन उसे खुलेआम और इटली के आइन के मुताबिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो फिर अब इससे होगा क्या? अवामी मकामात जैसे कि दुकानें, स्कूल, दफ्तर, सरकारी इदारों में यहाँ पर बुर्का और नकाब पहनना मना होगा, और उसकी अगर खिलाफ वर्जी की जाएगी तो उसकी सूरत में 300 से लेकर 3000 यूरो तक के जुर्माने भी तजवीज़ किए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा बिल में सिर्फ पर्दे पर नहीं, बल्कि जो मसाजिद की फ़ंडिंग है, फिर जबरी शादियों के जो मामलात होते हैं, और जो गैर मुल्की मजहबी फ़ंड्स हैं उनकी शफ़ाफ़ियत जैसे उमूर भी शामिल हैं। और असल में ये जो बिल है, ये वज़ीर आज़म जो है इटली की, जॉर्जिया मेलोनी, उनकी दाएं बाजू की जो हुकूमत है उसका एक बहुत बड़ा एजेंडा है, और इस एजेंडे को वो कहते हैं कि कौमी इत्तेहाद और सिक्योरिटी का ये एजेंडा है। तो इसके एजेंडे से मुताबिकत रखता हुआ ये बिल है। और अगर इटली में ये बुर्का और नकाब पर पाबंदी आयद हुई तो ये कोई यूरोप का पहला मुल्क नहीं होगा कि जहाँ पर यह पाबंदी आयद हुई है। इससे कबल मुतअद्दिद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर यह पाबंदी लग चुकी है। फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, फिर डेनमार्क है, जर्मनी है, जहाँ पर बुर्का और नकाब जो है उस पर कहीं मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है, कहीं जुज़वी तौर पर पाबंदी आयद है। तो ये है जी मामला इटली का। अब आपको लेकर चलते हैं नाजरीन हम फ़्रांस की तरफ। फ़्रांस में एक बड़ा अजीब व गरीब मामला चल रहा है। फ़्रांस में कोई भी वज़ीर आज़म नहीं टिक पा रहा है, और अब फ़्रांस के वज़ीर आज़म ने रिज़ाइन किया। 27 दिन बाद उनको वज़ीर आज़म वो बने, और 27 दिन के बाद ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और एक बड़ा एक पॉलिटिकल केओस एक तरीके से इस वक्त जो है वो फ़्रांस में देखा जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उन्होंने दोबारा से इस्तीफ़े के बाद उन्होंने दोबारा से वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया है सेबेस्टियन लेकॉर्नो को। तो उन्हें पहले वज़ीर आज़म बनाया गया, 27 दिन के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और अब दोबारा से उन्हें वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया गया है। यानी एक शख्स जो है वज़ीर आज़म नहीं बनना चाह रहा, लेकिन आप उसे ज़बरदस्ती बनाने पर तुले हुए हैं। तो ये अजीब सा मामला है वहाँ पर। यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, फ्रांस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो वज़ीर आज़म थे या हैं, जो भी अब कहें इनको, सेबेस्टियन लेकॉर्नो, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया था? इतनी जल्दी इस्तीफ़ा क्यों दिया था? और इस्तीफ़ा अगर उन्होंने देना ही था तो काबीना बनाई क्यों थी? मतलब काबीना बनाते ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, बेसिकली इसका ये वजूहात क्या थी? जी, फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म ने जो इस्तीफ़ा दिया है, ये 26 दिन के बाद जो है वो उन्होंने दिया है। और ये जो वज़ीर-ए-आज़म थे, ये फ्रांस के सबसे कम मुद्दत के लिए जो वज़ीर-ए-आज़म नामज़द जो हुए थे, ये सिर्फ 26 दिन जो है ये यहाँ पे रहे। और बुनियादी वजह जो ये थी कि जो इस्तीफ़े की, वो ये है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में बजट पेश किया जाएगा, और इनको ये नहीं लग रहा था कि ये बजट पास कर पाएंगे, और यही वजह बनी है कि इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। अगर यहाँ पे जो सियासी मुबसरीन है वो ये कहते हैं कि चूँकि मैक्रोन की जो हुकूमत है वो जो है वो सेंट्रल जो पार्टी है, लेकिन यहाँ पे जो मजबूत जो ताकतें हैं वो राइट और लेफ़्ट विंग की हैं, और यहाँ पे जो मौजूदा हुकूमत है उनको राइट और लेफ़्ट की जो है हिमायत हासिल नहीं थी। जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म था उनका ये ख्याल था कि मैं अगर
अगर काबीना बनाता हूँ तो उनको कहीं न कहीं पे राइट और लिंक की सपोर्ट हासिल होगी और उस हवाले से वो फिर बजट पास कराने में जो है वो कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन जब इन्होंने अपना काबीना बनाया तो काबीना में इन्होंने 10 जो है वो मैक्रोन हुकूमत के जो लोग थे, जो सेंट्रल पार्टी के थे, उनको रखा और राइट और लेफ्ट के लोगों की नुमाइंदगी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से देखा गया कि यहाँ पे राइट और लेफ्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा इनकी मुखालफत हुई, जिसके बाद इनको समझ आई कि शायद मुझे ये बजट पास कराने में काफ़ी मुश्किलात होंगी और मैं पास नहीं करा पाऊँगा। अगर यही सूरत हाल रही और अगर मैं बजट खुद पेश करता हूँ, तो उसमें मुझे अगर नाकामी होगी तो ये मेरी एक सियासी नाकामी होगी, तो उससे पहले उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो जो है वज़ारत उज़्मा के से इस्तीफ़ा दे दे और ये चीज़ जो है उसकी सबब बनी। ये जब वज़ीर-ए-आज़म आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं नई पॉलिसियाँ लेके आऊँगा, लेकिन अब जो इनके मुखालफिन हैं वो ये कहते हैं कि ये मैक्रोन की जो पॉलिसियाँ हैं वही जो है नाफ़िज़ा अमल कर रहे हैं और जो मौजूदा जो इन्होंने काबीना बनाई है उसमें भी जो 15 में से जो 10 लोग थे वो मैक्रोन के वही जो पुराने लोग थे, पुराने चेहरे थे, वो ले आए थे, जिसकी वजह से इसकी मुखालफत में इज़ाफ़ा हुआ।